Welcome. Chapter number 1, Reproduction in Organism. Now this is a last lecture. आपण आता शेवटावरती आलोय. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी घटनाएं घटती है उसको आपने 3 ग्रुप्स में डाला था. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें क्या होता? तो सर गमीट फॉर्मेशन एंड गमीट ट्रांसफर. फिर आपने देखा फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या होता? जो गमीट फॉर्म हुए एक दूसरे के पास आए उसका होता फ्यूजन. द प्रोसेस ऑफ union of haploid male and female gamete to form diploid zygote is fertilization. बट अभी आपको सीखना है कि जाइगोट तो बन गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब आगे क्या होगा? दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, द इवेंट्स दैट अकर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. म्हणजे हम लोग हमारा ही उदाहरण लेंगे कि हमारी माता का ओहम माने एग माने फीमेल गमीट, पिता का स्पर्म माने मेल गमीट, जब फ्यूज होके जाइगोट बना बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो फिर उसके आगे क्या हुआ होगा? दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. The product of fertilization or syngamy is diploid zygote. और मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा कि जाइगोट का फ्यूचर है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता यंग वन. म्हणजे जाइगोट पासनं मिनिएचर यंग वन बनतो, ज्याला एम्ब्रियो म्हणतात, आणि मग खराखुरा यंग वन बनतो. तो देखो, ये जाइगोट कहां बना? तो सर फर्टिलाइजेशन में बी एक्सटर्नल और इंटरनल. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ एक्सटर्नल तो जाइगोट तो एक्सटर्नल मीडियम में है, मतलब कि वाटर में होगा. इन फिशेस, एम्फीबियन, सम एल्जी, जो जाइगोट बना वो तो बाहर बना. बट जहां जहां होता इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो याद करो कहां होता? इन रेप्टाइल, एव्स, मॅमल हे झाले ॲनिमल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म हे झाले प्लांट. या सगळ्यांमध्ये होते इंटरनल फर्टिलायझेशन. जर मेल फिमेल गमीट आतमध्ये फ्यूज झालं म्हणजे जाइगोट कुठं आहे? सो वो शरीर के अंदर है. तो जाइगोट मे बी आउटसाइड द बॉडी इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विद इन अ बॉडी इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब ये जो जाइगोट है इसका भविष्य क्या है? तो देखो, यहां पर आपके 11th के एनसीईआरटी के बुक में तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम, और उसके आखिरी पेज पे और लास्ट बट वन पेज पे 3 प्रकार के लाइफ साइकिल्स आपको दिए हैं. हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक. पर हमें उसमें अभी नहीं जाना. अगर यहीं पे सीख लोगे पहले ही चैप्टर में, तो फिर वहां क्या सीखोगे? तो मैं थोड़ा सा बता देता कि फर्टिलाइजेशन झाल्यावर जे जाइगोट बनलाय ना, उसमें ताबड़तोब होगा मियोसिस. याद करो, अगर ये क्लास होता और मेरे सामने स्टूडेंट्स होते तो मैं उनको जरूर पूछता कि यदि जाइगोट में मियोसिस हुआ तो क्या होगा. आणि जे विद्यार्थी लक्ष देतात ते म्हणतील की सर तुम्ही सांगितलं होतं की मियोसिस
किसी भी सेल में अगर हुआ तो एक सेल से 4 सेल, क्रोमोसोम नंबर हाफ। मतलब अभी अभी तो हैप्लॉइड मेल गमीट, हैप्लॉइड फीमेल गमीट, इनके फ्यूजन से बना था डिप्लॉइड जाइगोट, और वो डिप्लॉइड जाइगोट तुरंत चले जाता इन मियोसिस और वापस हैप्लॉइड बॉडी बन जाती। दैट इज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड इट इज इन एल्गी एंड फंगाई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा तो बता दो अभी, तो उनके लिए मैं निकालता कि फर्ज करो ये पूरा लाइफ साइकिल है, म्हणजे पूर्ण जीवन चक्र आहे। अब अगर यहां पे हुई सिनगॅमी म्हणजे फर्टिलायझेशन, तर काय बनेल? जायगोट। सो फर्टिलायझेशन नंतर बनलं जायगोट आणि ताबडतोब झाला मियोसिस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस तक, फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस तक ये रहती हैप्लॉइड गमिटोफिटिक जनरेशन। आता याचा लोड तुम्ही घेऊ नका, ही गमिटोफिटिक काय आणि स्पोरोफिटिक काय, अरे बाबा सोडून द्या। हा टॉपिक कोणता आहे? 11चा तिसरा टॉपिक आहे, त्याच्यात होईल हे। फक्त मला वाटतं थोडं तरी सांगावं म्हणून सांगतोय की झायगोटमध्ये मियोसिस झाल्यावर बनते हैप्लॉइड स्पोर्स और इससे हैप्लॉइड बॉडी, ये डिप्लॉइड चाहिए। तो सिनगैमी के बाद डिप्लॉइड जाइगोट और तुरंत उसमें मियोसिस, तो हैप्लॉइड स्पोर और उससे बनती हैप्लॉइड बॉडी। ऐसा रहता हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो फिर कैसा रहता डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक? तो आपके बुक ने भी कहा कि कंसल्ट यूर 11th स्टैंडर्ड बुक फॉर दैट। जो हमारा टॉपिक नहीं हुआ तो फॉरगेट। हम लोग मान के चलो कि सिर्फ डिप्लॉन्टिक की अभी बात करते हैं, तो जो जाइगोट बना है डिप्लॉइड जाइगोट, अब उससे होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। म्हणजे हा जो एका सेलचा डिप्लॉइड जाइगोट आहे, इससे जब मल्टीसेलुलर बनता है डिप्लॉइड एम्ब्रियो, so the process of formation of diploid multicellular embryo from the diploid zygote is called embryogenesis. तो सर जायगोट तर एकच सेल असते, जायगोट एक सेल असते आणि एम्ब्रियो तो मल्टीसेलुलर है। और देखो जायगोट भी डिप्लॉइड और बनने वाली सारी सेल्स भी डिप्लॉइड, तो याद करो कौन सी सेल डिवीजन हुई होगी? तो सर याद है कि जब भी किसी सेल में होता माइटोसिस, तो एक सेल से 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम। तो ऐसे हुआ होगा कि जाइगोट में माइटोसिस हुआ 2 सेल, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, और क्रोमोसोम नंबर भी है सेम। The process of formation of diploid multicellular embryo from the single cell diploid zygote is called embryogenesis, and it occurs due to cell division and cell differentiation. म्हणजे एकीकडे सेल मल्टीप्लाय होत होत्या और कुछ सेल डिफरेंशिएट हो रही थी। डिफरेंशिएशन माने
असाइनिंग द वर्क टू डू द स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि मेरे आपके जीवन की जो पहली सेल है जायगोट, तो उससे 16 सेल का मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना, आणि मग ह्या ज्या सेल्स आहेत यांचं चालू झालं डिफरन्सिएशन, टिश्यू बनने थे, ऑर्गन बनने थे। तो हिस्टोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट इज डिफरेंशिएशन। मैं आपको बताऊं, मिट्टी का गोला, मातीचा गोळा, आणि त्याच्यापासून जर आपण एखादा बैल बनवला किंवा भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाई तो आकार देना माने डिफरेंशिएशन। तो ड्यू टू सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो, ये जो जायगोट से गर्भ बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो कहां बन रहा है? तो सर 2 प्रकार के प्राणी हैं। जो ओव्हीपॅरस आहे, म्हणजे जे अंड घालतात, जैसे रेप्टाइल्स, छिपकली, हाउस लिजार्ड, कछवा, टॉर्टॉइस, स्नेक, सांप। तो ये ऐसे जो रेप्टाइल्स है, उनका जो एग है, अंड, त्याच्या आतमध्ये हो रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, मे बी स्पैरो, क्रो, पैरट, ऑस्ट्रिच। तो सर हम सभी ने जो कॉमनली बर्ड देखा है मुर्गी, तो मुर्गी का जो अंडा है उसके अंदर हो रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियो बन रहा है। और वो जो बर्ड है, फीमेल बर्ड, वो उसको इनक्यूबेट करती है, अपने शरीर की गर्मी प्रदान करती है 18 दिनों तक, तब जाके उसमें से यंगवन बाहर आता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस अकर्स इन अ एग इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड। और इनके जो एग्स रहते ना, दे हैव अ हार्ड कैल्केरियस कवर शेल, और द मदर इज अ डियरेस्ट थिंग ऑन अर्थ। एवरी मदर इज अ डियरेस्ट थिंग ऑन अर्थ। वो ऐसी जगह अंडे देती है जो सेफ जगह होगी, और वहां पे अंदर उनके यंगवन बन रहे होंगे। तो जिनको कड़क कवर है इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो ऐसे अंडों को बोलते हैं क्लेडॉइक। और जिसको कड़क कवर नहीं होता, जैसे मेंढक के अंडे कहां दिए उसने? पानी में। मछली ने अंडे कहां दिए? पानी में। उसके ऊपर कड़क कवर नहीं होता, दे आर नॉन क्लेडॉइक एग। तो सर ठीक है कि जायगोट से होता एम्ब्रियोजेनेसिस, इट अकर्स इनसाइड द एग, बट ऐसे जो प्राणी जो अंडा देते हैं दे आर ओविपैरस। बट सारे थोड़ी ना अंडा देते हैं, कुछ प्राणी तो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते, दे गिव बर्थ टू यंग वन। सो वन हु गिव बर्थ टू यंग वन एंड नॉट एग, असा प्राणी जो अंड नाही घालत, पिल्लाला जन्म देतो। जसं पक्षी अंड घालतो म्हणून तो ओविपैरस, पण गाय बछड़े को जन्म देती है, या खरगोश अपने बच्चों को जन्म देता है, हिरन अपने बच्चों को जन्म देती है, या कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। सो बच्चे को जन्म देना माने विविपैरस एनिमल्स। तो मैमल्स आर विविपैरस। एक्सेप्शन मैंने बोला है प्लाटिपस, ऑर्निथोरिंकस, ये ऐसा एनिमल है जो अंडे देता है। तो सर ओविपैरस म्हणजे काही प्राणी अंड देतात आणि विविपैरस काही प्राणी पिल्लाला जन्म देतात। तो व्हाट इज बेटर? सोचो
कि जब अंडा दिया जाता तो सुरक्षा और पोषण दोनों का प्रॉब्लम है। बट इन केस ऑफ विविपैरस एनिमल, वो जो एम्ब्रियो है वो माता के अंदर बन रहा है, तो इट इज गिवन मोर प्रोटेक्शन एंड मोर केयर ऑफ नरिशमेंट। तो विविपैरी एंश्योर्स बेटर फॉर्मेशन ऑफ यंग वन, assured formation of young one, and it guarantee of survival as well. In case of plants, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि सर मग प्लांट मध्ये कुठे होते फर्टिलायझेशन, तो चलो एक प्लांट देखो। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। अब इस फ्लावर में ही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब आंगन में बैंगन का बीज बोया, टमाटर का बीज बोया, कारल्याचं बी पेरलं, दोडक्याचं बी पेरलं, मटर के बीज बोए, तो ये बीज जो है उसका होगा जर्मिनेशन और फिर वेजिटेटिव फेज, मतलब ग्रोथ होगी। और जब वो प्लांट होगा सेक्सुअली मैच्योर, तो जब वो सेक्सुअली मैच्योर होगा तो उसको आएगा फ्लावर। रिमेंबर, फ्लावर इज अ ऑर्गन प्रोड्यूस्ड स्पेशली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रूट्स, उन्होंने कहा हमारा काम है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, हम नहीं करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेम टू प्रोड्यूस ब्रांचेस, लीव्स, हम भी नहीं करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लीव्स मीन फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब रूट, स्टेम, लीफ नहीं करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस प्लांट को अगर करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो रूट, स्टेम, लीफ से तो काम नहीं होगा, दे आर वेजिटेटिव ऑर्गन। और इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आया दैट इज कॉल्ड फ्लावर। यू मीन द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इन फ्लावर ओनली? यस, म्हणजे पूर्ण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुठे होते? फ्लावर मध्ये। अब देखो, कोई एक फ्लावर मैंने यहां पर निकाला, तो ये उसका पेडिसेल है, माने फूल की डंडी, फुलाची दांडी। दिस इज थॅलॅमस। थॅलॅमसवर किती रोल असतात? रोल म्हणजे सर्कल, रोल म्हणजे सर्कल, 4 रोल असतात। कॅलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो यहां पर मैं वापस एक बार फ्लावर निकालता। सो पेडिसेल माने फूल की डंडी, थैलेमस, ये देखो इस पे है कैलिक्स, एंड द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर सेपल्स। दिस इज corolla. The members of corolla are petal. Androecium. The members are called stamen. Androeciumच्या एका मेंबरला काय म्हणतात? स्टेमन म्हणतात. And this is gynoecium. So one member is called carpel or pistil. तो during pollination, so may it be self or cross pollination, pollen grains are transferred from anther to receptive stigma. तो अब यहां पर गिरे पोलन ग्रेन, झालं पॉलिनेशन, अब होगा फर्टिलाइजेशन. तो ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी.
और ये है समझो ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर है फीमेल गमीट, और ये जो आया वो पोलन ग्रेन, ये बनी पोलन ट्यूब, और इसमें बैठे हैं दो मेल गमीट्स। तो जर्र नीचे पोलन ट्यूब लेकर आई दो मेल गमीट, कहां? ओव्यूल में। क्यों? वहां कौन बैठा है? फीमेल गमीट। और फिर एक मेल गमीट एक फीमेल गमीट का जब होगा फ्यूजन, सो अ हैप्लॉइड मेल गमीट, हैप्लॉइड फीमेल गमीट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। अब यह है फर्टिलाइजेशन की जगह। सो इन प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, fertilization occurs inside the ovule, and in case of bryophyte and pteridophyte it occurs inside the female sex organ called archegonium। ये अभी नहीं है, ये प्लांट किंगडम में। तो यहां पर अब हो गया फर्टिलाइजेशन, तो हमें देखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सर फिर ये जो जाइगोट है उससे होगा एम्ब्रियो जेनेसिस, और फिर छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद देखो क्या हुआ, कैलिक्स गिर गया, करोला गिर गया, स्टेमन्स गिर गए, सिर्फ ये फूल के ऊपर देखो अब क्या है, ये मुरझाई हुई स्टिग्मा स्टाइल, और ये जो ओवरी थी अब वो बन गई फ्रूट। म्हणजे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकेम फ्रूट, और जो अंदर ओव्यूल थे जिनमें हुआ फर्टिलाइजेशन वो बन गए सीड्स। तो ओव्हरीचं फ्रूट बनते आणि अंदरच्या ओव्यूलचे सीड्स बनतात। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा कि जब हम लोग आम खाते हैं तो हम लोग खा रहे ओवरी, और उसकी जो गुठली है दैट इज अ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये जो फल का कवर होता है म्हणजे ही जी ओव्हरी वॉल है ना, इट बिकेम फ्रूट वॉल, ओव्हरी वॉल बिकेम फ्रूट वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। तो ये है आपका चैप्टर। अब आगे सुनो क्या होगा। अब हमने आपको एक नोट्स भी दी है, बहुत सौ ने वो नोट्स डाउनलोड की है, मेरे पहले बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, टीचिंग के बाद भी उसको पढ़ते हैं। 2-3 बार तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर फुल मार्क्स नहीं मिलते। ये कॉम्पिटिटिव है। 10वीं तक की बात अलग थी। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा गुरूर खुद पे हो जाए कि मुझे 9th में मैं क्लास में पहला था, 10वीं में मुझे 97%। भैया ये कॉम्पिटिटिव है, यहाँ रोज़ की पढ़ाई रोज़ करनी पड़ती है। तो बहुत सौ ने वो नोट्स डाउनलोड की है, वो नोट्स पढ़ी भी है, फिर भी मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, माझं कर्तव्य आहे कि भाई आपने अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ाया। और अगर क्लासरूम टीचिंग होता तो फिर बच्चे एनसीईआरटी की बुक लेके आते और मैं भी किताब रखता और मैं पढ़ता और मेरे साथ बच्चे भी पढ़ते। और जो होनहार ईमानदार बच्चे हैं वो पहली बार नहीं पढ़ रहे, उनका तो वो 4था-5वां रीडिंग रहता। बट जो शॉर्टकट मारने वाले हैं, जो बिना मेहनत के चाहते कि वो मेडिकल को जाए, ऐसे बच्चों का मात्र वो पहला ही अटेम्प्ट होता है पढ़ने का, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो सर अभी तो क्लासरूम नहीं है, फिर कैसा? तो मेरे पास उसका भी विकल्प है। जिस दिन मैं यहाँ
आधा आधा घंटा 2 या 3 बार पढ़ूंगा, उस वक्त आपके पास आपकी किताब खुली होगी। आप सिर्फ मोबाइल पे मेरी आवाज सुनोगे और आपकी उंगली बराबर उस लाइन पे घूमेगी और हर जगह मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। म्हणजे तुमच्या चॅप्टर शिकवल्यावरही मी पुन्हा एकदा पूर्ण रिव्हिजन करून घेईल। त्याला 3 लेक्चर कदाचित लागतील 30-30 मिनिटाचे आणि मग तुमची टेस्ट होणार। 45 क्वेश्चन्स मी सेट करून ठेवतो आहे। मग ती टेस्ट कधी होईल, कशी होईल त्याची आता काळजी करू नका। आय रिपीट वन्स अगेन, डोंट थिंक दॅट टुमॉरो और डे आफ्टर टुमॉरो there would be a test. No. Prior I will announce. 2 days prior I will announce you. उसके पहले यहाँ पे डेमो टेस्ट भी बनाएंगे कि कैसी टेस्ट है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना, कैसे समझना, कैसे जो आंसर नहीं है उसको कैंसिल करके जो आंसर है उसको टिक करना, ये सब आपको बताया जाएगा। अब कल क्या होगा सर फिर? तो 3 अब आपके रीडिंग के लेक्चर्स होंगे। शायद वो वीडियो प्लस ऑडियो भी हो सकते या केवल ऑडियो भी हो सकते। मैं करूंगा, क्या करना है उस हिसाब से बताया जाएगा। अब जो बच्चों ने ठान लिया है ना कि बस करना है सो करना है, ये तो पहला ही चैप्टर हुआ। अभी आपके 37 टॉपिक बचे हैं, तो सर हम थकेंगे नहीं। आपने जो ओरिएंटेशन क्लास 3 में बताया था कि पहले बच्चों ने पढ़ना चाहिए, फिर ध्यान देना चाहिए टीचर की तरफ, फिर 2-3 बार घर पे पढ़ना चाहिए, फिर उसके हाइलाइट्स रिकॉल करने चाहिए, सर हम करेंगे वैसा ही। तो वो जो होनहार बच्चे हैं वो खुद को तैयार करना शुरू करो कि जब भी सर बोलेंगे टेस्ट हम तैयार है। एंड हम लोग मतलब ऐसा नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और टिक करेंगे। हम कोई हमारे हाथ से गलती नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं देखो ऐसा पढ़ूंगा कि आपको वो ऐसा लगेगा कि अभी टीचिंग ही शुरू है क्या। सो एनीवेज वो आपको अनुभव आ जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू।